Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia. I hope you and all your family members are safe and doing good. I also hope that you are studying well for your upcoming examinations. As you can see in this video, we are going to discuss the amendments for CMA Intermediate Auditing which are applicable for your June 21 examination and onwards. First of all, I would make it clear कि ये amendments कौन से students को देखना important है. So firstly, if you have taken classes from SJC from us in the batch 19B or 20A batch, then it is mandatory for you to update yourself with these amendment classes. Also, if you are a student who is doing self-study and you have prepared using the old study material of the institute, you must be aware that institute ने June 21 exam के लिए एक supplementary launch किया है for your company accounts and audit paper. तो ऑडिटिंग वाले पार्ट की अमेंडमेंट्स मैं इस वीडियो में आपको कवर कराने वाली हूँ. तो इफ़ यू आर अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज़ एंड अपडेट योर सेल्फ. आपको पूरी सप्लीमेंट्री स्कैन करके फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कहाँ चेंजेस हैं. मैंने वो काम आपके लिए आसान कर दिया है. आई हैव डन इट एंड यू विल ओनली फाइंड द अपडेट्स इन द अमेंडमेंट्स इन दीज. ओके, सेकेंडली बात करते हैं इन नोट्स की. तो जब भी अमेंडमेंट वीडियोज़ आते हैं स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है मैम नोट्स. तो नोट्स की चिंता बिल्कुल ना करें. अभी आप वीडियो को देखो, बाद में वीडियो को देखने के बाद नोट्स जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन अ लिंक, यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर. ऑल्सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ SJC, वी हैव अपलोडेड द अमेंडमेंट नोट्स इन योर क्लास स्लाइड्स. आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एज यू विश. ओके, सो दैट इज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी एंड द नोट्स. ओके, वन डिस्क्लेमर, इफ we have any student watching who is pursuing both CA and CMA, आप CA इंटर की भी तैयारी कर रहे हैं, CMA इंटर की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं. सो ऑल्दो दीज टॉपिक्स आर कॉमन इन योर CA इंटर ऑडिट एंड CMA इंटर ऑडिट, बट गाइज CA इंटर के जो May 21 में एग्जाम होने वाले थे जो कि अब पोस्टपोन हो गए हैं, उनके लिए ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है. CA इंस्टीट्यूट ने ये जो कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट्स हैं इनको May 21 एग्जाम के लिए नोटिफाई नहीं किया है. नवंबर 21 में करेंगे या नहीं दैट वी विल सी लेटर, बट May 21 के लिए दीज आर नॉट एप्लीकेबल. सो CA इंटर स्टूडेंट्स डोंट नीड टू वॉच दीज वीडियोज. इफ यू आर परस्यूइंग CMA ऑल्सो, तो CMA कोर्स के लिए आपको ये वीडियोज देख के अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर बिल्कुल ध्यान रखना. कोई भी CA इंटर का बच्चा है तो अभी इसको वीडियो को बिल्कुल बंद कर दें. आप इंस्टेड जाके अपनी लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज के वीडियोस को कवर करें जहां पे आपके न्यू स्टडी मटेरियल के चेंजेस मैंने कवर की है. क्लियर? चलिए, so in these amendment lectures we are going to cover the supplementary that your institute has launched for the June 21 examination. सप्लीमेंट्री अगर आप देखोगे, मैं आपको अगर दिखाऊं ऑनलाइन, जस्ट लेट मी शो यू. Just give me a moment. Yeah, you see 214 pages. Can you see 214 pages, both including your company accounts and your auditing paper. तो 214 pages की supplementary है. मैम इतने क्या amendments आ गए? Don't worry, इतने amendments नहीं हैं. उन्होंने क्या किया, पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर दिया. जहाँ अमेंडमेंट्स है अब स्टूडेंट का जिम्मेदारी है कि वो खोज के निकाले कहाँ अमेंडमेंट्स है. तो आपका काम मैंने आसान कर दिया है. I have picked up all the important amendments and we are going to cover these. तो देखो amendments हर चैप्टर में कुछ थोड़ा उन्होंने कोई फ्रेज ऐड कर दिया, कहीं कुछ वर्ड्स और ऐड कर दिए, कहीं कुछ रिप्लेस कर दिया, बट दोज आर नॉट मेजर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक टॉपिक था हमारा ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन. इफ यू रिमेंबर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, देयर दे हैव एडेड अ पॉइंट एट द एंड, रिक्वायरमेंट बोल के, दैट ऑडिट, that means statutory audits which are required by statutes are mandatory to be conducted because statutory है ना, law ने कहा है कि audit करानी पड़ेगी. So audits, your statutory audits are mandatory in nature, but investigation is not mandatory in nature. वो अगर कोई authority चाहे करवाना तो वो करवा सकते हैं, but it is not mandatory. क्लियर? तो ये एक डिफरेंस का पॉइंट उन्होंने ऐड कर दिया. इस तरह के कुछ छोटे मोटे चेंजेस, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ माइनर चेंजेस हियर एंड देयर हर चैप्टर में हैं. जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो आपके कंपनी ऑडिट चैप्टर में और ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर के अंदर हैं. तो हम अभी उन मेजर चेंजेस को कवर करने वाले हैं. क्लियर? 2 वीडियोस होगी इसकी, एक जिसमें मैं आपको कंपनी ऑडिट के चेंजेस जो है वो कवर कराऊंगी. सेकेंड वीडियो में आपके ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जिसमें आया कारो 2020,
तो कारो 2016 हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय कारो 2020। क्लियर? तो वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंपनी ऑडिट, जो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू ऑडिट है, उसके अंदर के चेंजेस मैं कवर करा रही हूँ। हमारे एसजीसी स्टडी मटेरियल के हिसाब से इट इज चैप्टर नंबर 5 कंपनी ऑडिट 1। क्लियर? चलो, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट टॉपिक दैट दे हैव एडेड इज मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं था कंपनीज एक्ट में, ठीक है, ये एक टॉपिक था जो पहले ICMI स्टडी मटेरियल में नहीं था, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं था, अब उन्होंने ऐड कर दिया है। क्या है? मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। इफ यू रिमेंबर, हमने एक टॉपिक किया था मैनर एंड सिलेक्शन, मैनर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कि अगर ऑडिट कमेटी है मौजूद, देन ऑडिट कमेटी शैल रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, then the board of directors shall consider it. Similar is the process here. If audit committee is there, it is the duty of the audit committee to recommend the name of who is going to be the incumbent auditor. ये कौन सा केस है? ये रोटेशन का केस है। एक ऑडिटर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तो इनकम्बेंट ऑडिटर कौन होगा, ये कौन मेंशन करेगा, कौन रेकमेंड करेगा? ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी शैल रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर टू द बोर्ड who may replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent. ठीक है, who will replace the incumbent auditor. And where a company is required to constitute such an audit committee, board of directors shall consider the recommendation of the audit committee. और जहाँ audit committee नहीं है वहाँ पर board ही consider करेगा, recommend करेगा, and board will only recommend the name of the person of the auditor who is going to replace the incumbent auditor. क्लियर? अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट विल बी बाय द मेंबर्स इन द AGM, बिकॉज रोटेशन एक्सपायरी ऑफ टर्म पे होगा, तो मेंबर्स फाइनली विल अपॉइंट द ऑडिटर। ये एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो कि अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बट सिंस एक्ट का पार्ट है इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पर। बेसिकली ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। सो इट इज स्टेटिंग कि जो 5 इयर्स का या 10 इयर्स का पीरियड हम काउंट करते हैं रोटेशन के लिए, इफ यू रिमेंबर, इंडिविजुअल ऑडिटर 5 इयर्स, ऑडिट फर्म 10 इयर्स, तो फॉर दैट पीरियड, फॉर काउंटिंग, कैलकुलेटिंग दैट पीरियड, द पीरियड फॉर विच द ऑडिटर सर्व्ड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1956 वाले एक्ट के अंदर अगर आप ऑडिटर रहे हैं कंपनी के, तो वो पीरियड भी काउंट करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दीज 5 इयर्स एंड 10 इयर्स। ट्रांजिशनल प्रोविजन है, अब ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज कब का वो 5-10 साल अभी तो बीत चुका है। ठीक है, अगला सवाल, अगला पॉइंट जो है कि अगर ऑडिटर जो आने वाला है जिसका नेम रेकमेंड किया गया है, इट इज बिलोंगिंग टू द सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स जिसको इनकम्बेंट ऑडिटर, जो आउटगोइंग ऑडिटर है, दैट बिलोंग्स। ठीक है, सो इफ सच एन ऑडिट फर्म, ऑडिटर और ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स, दे आर इनएलिजिबल to be appointed, shall not be eligible to be appointed as auditor. PwC से कोलकाता ऑडिटर था, उसके बाद PwC चेन्नई को ऑडिट मिल रही है, सेम नेटवर्क को बिलोंग करते, कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट, इनएलिजिबल रोटेशन के बाद। ठीक है, चलो ये तो एक एडिशन हो गया टॉपिक में जो था। अभी हम बात करने वाले कुछ अमेंडमेंट्स की। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, मैंने अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया है सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई कि क्या चेंज था, पहले क्या था प्रोविजन, अभी क्या हुआ है। तो जो रेड में मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है दैट इज द प्रीवियस प्रोविजन, ग्रीन में जो है दैट इज द करंट प्रोविजन आफ्टर अमेंडमेंट। तो अपने को एग्जाम में कौन सा लिखना है, ग्रीन वाला लिखना है। तो रेड मैम आपने क्यों दिया, इसलिए दिया सो दैट यू कैन रिलेट कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, चेंज होके ऐसा हो गया। तो पहला जो चेंज आया वो सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 3। 140 सेक्शन क्या था, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, रिमेंबर। ठीक है, उसके अंदर 143 क्या बोलता था, 140 का सबसेक्शन 3 यूज्ड टू स्टेट द पेनल्टी in case the auditor does not comply with the provisions of section 140 subsection 2. ADT 3 फाइल करना होता है within 30 days of resignation. If the auditor fails to do that, in that case उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी का अमाउंट आपको याद है मैम, 50,000 और the remuneration of auditor whichever is lower. And in case of continuing failure, rupees 500 per day, which may extend up to how much? Up to
5 lakhs, ये हमने पहले पढ़ा था। अब क्या हो गया है, ये जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है ये कर दी गई है 2 लाख रुपीज। बाकी सब कुछ सेम टू सेम, ओनली दिस मैक्सिमम कैपिंग लिमिट हैज बीन डन टू 2 lakhs फ्रॉम 5 लाख। ये सारी अमेंडमेंट्स जो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में मेजरली किस तरह के अमेंडमेंट्स आए थे, मेनली इन्होंने जो भी पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस किया सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहांस हो सके। इतनी पेनल्टी कंपनी लॉ में थी कि कंपनीज परेशान हो जाती थी। अब अगर ऑडिटर भूल गया सपोज फाइल करना ADT 3 फॉर एनी रीजन दे आर अनेबल टू फाइल, आप 5 लाख तक की पेनल्टी लगा दोगे, इतनी ज़्यादा। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, what the government decided, they decided to reduce the penalties, the fines which were levied in the Companies Act. Clear? तो इस तरह के कुछ पेनल्टीज में मोस्टली चेंजेस हैं। अभी मैंने एक आपको बता दिया 140 सबसेक्शन 3। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो ऑडिट की बुक है, ठीक है, हमने जो क्लास में यूज की थी, वहां पर जाके इसको हाईलाइट कर लो एंड वहां पर लिख लो कि दिस हैज बीन चेंज टू 2 लाख रुपीज। डू इट नाउ, ठीक है। वीडियो को देखते देखते साथ में बुक खोल के रखो और इसको चेंज कर लो कि हमारे एग्जाम में ये एप्लीकेबल है। चलो, अगला जो अमेंडमेंट है वो आया है आपके सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 15। अगेन यू सी पेनल्टी में ही अपडेट है। पेनल्टी इन केस द ऑडिटर और द कॉस्ट अकाउंटेंट और द कंपनी सेक्रेटरी डज नॉट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143(12). हम 143(12) क्या था, हम तो भूल गए। 143(12) was regarding fraud reporting. If you remember, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना पड़ता है। रिमेंबर द प्रोसेस, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। फिर ऑडिट कमेटी का रिप्लाई आएगा विद इन 45 days। उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। इन केस द फ्रॉड अमाउंट इज मोर देन ₹1 crore, लेस देन इक्वल टू 1 crore है तो फिर सिर्फ बोर्ड ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करके छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर 143(12) के जो प्रोविजंस हैं उनको कंपनी ऑडिटर ने या कॉस्ट अकाउंटेंट ने या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के टाइम पे अगर कंप्लाई नहीं किया 143(12) को, तो पहले पेनल्टी क्या थी? पहली पेनल्टी इफ यू रिमेंबर, इट शैल नॉट बी लेस देन, फाइन शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख से लेके 25 लाख तक। अब आप कोर्ट में जाते रहिए कि 1 लाख होगा कि 10 लाख होगा कि 25 लाख तक होगा, इसके लिए डिस्प्यूट चलती रहेगी, नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। तो इन जो नेगोशिएशंस हैं, ये जो इतने केसेस वगैरह कोर्ट में पेंडिंग चलते रहते हैं, पेंडिंग लिटिगेशंस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक फ्लैट अमाउंट बता दिया क्या कि अगर लिस्टेड कंपनीज है तो पेनल्टी वुड बी 5 lakhs फ्लैट, और अगर अनलिस्टेड कंपनीज है पेनल्टी वुड बी ₹1 lakh। तो प्रोविजन अभी क्या हो गई, अगर मैं यहाँ पर लिखूं अनलिस्टेड कंपनी के अगर हम ऑडिट कर रहे हैं और हमने फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं की 143(12) के हिसाब से, तो हम पे ₹1 lakh का फाइन लगा जा सकता है। और अगर हम लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, अब यहाँ पर सिंस ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कंपनी इज लिस्टेड, मेनी पीपल हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनीज, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स है लिस्टेड कंपनी के, आई एम सॉरी, तो इस केस में जो पेनल्टी का अमाउंट है दैट इज ₹5 lakh। अमाउंट क्या हो गया, 1 और 5। अगेन बुक में आप इसको मार्क कर लेंगे, इस चेंज को जाके अपने बुक में भी लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कोर्स सेक्शन 147 जो है वो आपका रिलेटेड है विद द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर कंपनी या फिर कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता है या फिर ऑडिटर जो हैं, they fail to comply with the provisions of Companies Act with respect to company audit, ऑडिट से रिलेटेड अगर जो भी सेक्शंस है उनका वायलेशन हो रहा है, अभी हम और क्रिस्प कर लेंगे इसको, हम फिल्टर आउट कर लेंगे, बट इन जनरल ये सेक्शन किसके लिए है कि कंपनी ऑडिट के कोई भी प्रोविजंस को आपने अगर उल्लंघन किया, यू हैव वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस, इन दैट केस कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या पेनल्टी है, एंड ऑडिटर के ऊपर क्या पेनल्टी, ठीक है। तो अगेन पेनल्टी के अंदर में अमेंडमेंट आया है। पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 इज रिगार्डिंग किसके ऊपर पेनल्टी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी
एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्या आप मुझे अमाउंट्स बता सकते हैं? क्या आपको अमाउंट्स याद हैं? अगर कंपनी ने any of the provisions of section 139 to 146, any of the provisions if they have been violated, then the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 से लेके 25,000 से लेके अप टू ₹5 lakhs। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसके उसके जो पेनल्टी में है, अमेंडमेंट आया है, इनके लिए पहले क्या था, 10,000 से लेके ₹1 lakh और विथ एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 1 year। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 1 year और बोथ। तो ये जो और 1 year का जेल, ये जो प्रोविजन है ये अभी हटा दिया गया है। नो जेल, अगर आपने ऐसी कोई प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, नो नीड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओनली द प्रोविजन ऑफ फाइन इज रिमेनिंग। तो मैम एक बार सम अप कर दीजिए, अभी अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, कंपनी के ऊपर यही फाइन है 25,000 से लेके एक्सटेंड अप टू ₹5 lakhs। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या है, shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend up to ₹1 lakh। क्लियर हो गया? तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, जो जेल जाने का 1 साल का प्रोविजन था, वो हटा दिया गया है। ऑडिटर की अगर मैं बात करूं, ऑडिटर के ऊपर जो पेनल्टी थी दैट रिमेन्स द सेम, जस्ट 143 जो सेक्शन नंबर का यहाँ पर रेफरेंस था, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 143 सबसेक्शन 12 जो है, 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, उसकी प्रोविजन तो वहां पे दी गई है कि अगर 143(12) का उल्लंघन हुआ तो ऑडिटर के ऊपर क्या पेनल्टी है। ठीक है, बाकी सेक्शन 143 जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, उसका अगर वायलेशन होता है तो उसकी पेनल्टी यहाँ पर हटा दी गई है। बट कीप अ नोट ऑफ वन थिंग, आपके इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में इस सेक्शन को अभी तक नहीं हटाया गया है, दैट स्टिल रिमेन्स, बट सिंस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इसको हटा दिया गया है, मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है। चलो, अगला जो सेक्शन में अमेंडमेंट है दैट इज सेक्शन नंबर 204 सबसेक्शन 1 विच इज रिलेटिंग टू योर सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो ये गाइज, अगर आपने हमसे क्लासेस ली थी तो कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट बोल के एक अलग चैप्टर हमने किया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर जो सेक्रेटेरियल ऑडिट का पार्ट था, मैंने आपको बताया था क्या सेक्रेटेरियल ऑडिट हर एक कंपनी को करानी है? नो मैम, लिस्टेड कंपनीज को करानी है एंड सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और रूल नंबर 9 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, ये जो रूल्स का सेट है, इसका रूल नंबर 9 में स्पेसिफाई किया गया है सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, जिसमें पहले 2 तरह की कंपनीज आती थी। पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या फिर पब्लिक कंपनीज, ठीक है, लिस्टेड को तो हमेशा करना है सेक्रेटेरियल ऑडिट, उनको हमेशा सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करना है। अनलिस्टेड जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके केस में बात की जा रही है। पेड अप शेयर कैपिटल, देखो ये लिमिट्स पहले भी थी, मैं रिवाइज करा रही हूँ, ग्रेटर दैन इक्वल टू ₹50 करोड़, या फिर टर्नओवर ग्रेटर दैन इक्वल टू ₹250 करोड़। याद आ रहा है? अब इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दिया गया, और ध्यान से सुनिए, every company, you see, not just public company, every company, any kind of company which is having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of 100 crore rupees or more. So outstanding loans and borrowings greater than equal to ₹100 crore. ये जो लिमिट्स है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरिंग्स की, ये कब देखी जाएगी, कब की देखी जाएगी? एज एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टेटस वुड बी चेक्ड एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब सिर्फ पब्लिक कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी है, ऐसा नहीं है। Every company, even if you are not a public company and your outstanding loans borrowings, if it is greater than equal to 100 crore, you will have to appoint a secretarial auditor. Clear?
इसके अंदर भी जो पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है, अगर ऑडिटर ने कंप्लाई नहीं किया, कंपनी सेक्रेटरी ने कंप्लाई नहीं किया, बिकॉज सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया प्रोविजंस, कोई ऑफिसर ने कंप्लाई नहीं किया विथ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 204, पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी जो पहले ही दी गई थी दैट वाज पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख से लेके 5 लाख तक, अभी ये हटा दिया गया है, स्ट्रेट अवे पेनल्टी बताया ₹2 लाख। यू कैन सी गाइज क्यों इतना ट्रांसपेरेंसी ला दिया गया, सो दैट इतनी नेगोशिएशंस ना हो, कोर्ट्स के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर सेशंस पेंडिंग ना हो, ठीक है, तो 2 लाख रुपीस का पेनल्टी है। इसके बाद में आपके सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर ही एक और चीज ऐड की गई है, इफ यू रिमेंबर योर कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के अंदर ये था सेक्शन नंबर 145, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, अगर LLP को अपॉइंट किया गया एज ऑडिटर, ओनली दोज पार्टनर्स हु आर ऑथराइज्ड टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट शैल डू सो, मतलब हु आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। उसमें एक और ये पॉइंट था कि जो भी क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस, एडवर्स रिमार्क्स होंगे ऑफ द ऑडिटर, they shall be read in the general meeting of the company and they shall be open for inspection. Similarly, कोई भी क्वालिफिकेशन, कमेंट्स या एडवर्स रिमार्क्स हुए इन द सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, दे शैल बी रेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग along with the explanation and comments of the board of directors. ठीक, और एक लास्ट टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज द पर्पस ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट, पर्पस ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट. So with the introduction of various regulations, why is secretarial audit so important? Because आजकल इतने नए नए regulations आ गए हैं, the government has laid more emphasis on corporate governance. It has become necessary to check the compliances of the laws. खाली laws बनाने से तो कुछ नहीं होगा. We need to check whether the companies are complying with those laws and no, or not. अब कैसे रिलाई करें, तो अगेन एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए, एंड हु इज बेटर देन अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज दे आर हैविंग huge knowledge of all laws and regulations, ठीक है, mostly all the laws and regulations. तो compliance check के लिए हमें secretarial audit करानी पड़ती. Moreover, it also satisfy the stakeholders like government, shareholders, customers, board of directors and senior management. Management can take corrective action for any deficiency or non-compliance. तो कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर हुआ तो मैनेजमेंट को भी वो पता चले. हो सकता है नए नए लॉज रेगुलेशंस आते हैं जिसके बारे में मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर, तो अब उसको अवेयर कराना एंड यू नो पॉइंटिंग आउट, आइडेंटिफाइंग द नॉन कंप्लायंसेस इज द पर्पस ऑफ द सेक्रेटेरियल ऑडिट, की पता चले क्या नॉन कंप्लायंसेस हैं एंड देन द मैनेजमेंट कैन टेक करेक्टिव एक्शन फॉर दी क्लियर. तो ये हो गए हमारे अमेंडमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट सेक्रेटेरियल ऑडिट चैप्टर. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन योर कारो. तो पहले आपके एग्जाम में कारो 2016 अप्लाई करता था, अभी कारो 2020 अप्लाई करेगा. तो इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसने अभी तक कारो की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप कारो 2016 मत पढ़िए, आपको अपडेट करना है योरसेल्फ विद कारो 2020, तो आप डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हैं. अब कुछ बच्चे यहाँ नाराज हो गए होंगे, मैम हमने क्यों कारो 2016 पढ़ा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. कारो 2016 और 2020 में काफ़ी चीज़ें सिमिलर है. देर आर सर्टेन न्यू एडिशंस इन कारो 2020 जो कि आप पढ़ लेंगे. तो जो 2016 का नॉलेज है क्या पूरा वेस्ट हो गया? नो, इट्स नॉट. तो कैच अप विथ मी इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम कारो के चेंजेस को डिस्कस करेंगे, सो डोंट मिस ऑन दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज relating to this, you can write down in the comment section below. Okay, I will get back to you. Thank you so much for watching. God bless.